Hello students, Control Systems course lecture series and the topic is Steady State Error, Dynamic Error Coefficients. Before we have gone through the static error coefficient method, now we are going to study the dynamic error coefficients और हम ये देखेंगे कि static error coefficients में कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से डायनामिक एरर कोएफिशिएंट्स का मेथड यूज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट मेथड के कि दिस मेथड कैन नॉट गिव द एरर इफ इनपुट्स आर अदर देन द 3 स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट्स। तो हमारे पास जो सिस्टम में स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं जिसमें स्टेप है, रैंप है एंड पैराबोलिक इनपुट है, तो उनके अलावा अगर ये इनपुट्स ना हो तो एरर जो है वो हम नहीं निकाल सकते, या ये मेथड जो है स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट का वो एरर कैलकुलेट नहीं कर सकता। Most of the times, method gives mathematical answer of the error as 0 or infinite. Mostly हमने ये देखा है कि जब हमने उसकी डेरिवेशंस की थी तो एरर जो था या तो वो बिल्कुल नहीं है सिस्टम में, मींस जीरो है फ्रॉम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, या ये है कि एरर इतना ज्यादा है कि वो इनफिनाइट है, कि सिस्टम अनस्टेबल है। और ये क्या करता है ये सिस्टम स्टैटिक एरर का कि ये प्रिसाइज वैल्यू जो है ये एरर की नहीं बताता। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना, मतलब जीरो और इन्फिनाइट बता देता है, बट इट डजंट गिव द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द एरर। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड अनदर वे टू कैलकुलेट द डिजिटल वैल्यू और डिजिट वैल्यू ऑफ द एरर। और मेथड डज नॉट प्रोवाइड वेरिएशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जब वेरिएशन होगी एरर की सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। उसका नुकसान ये होगा कि डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो डिजाइनिंग करनी होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करनी होती है एरर की वेरिएशन की, तो वो ये मेथड नहीं जो है वो बता पाएगा। और इसके अलावा एरर कांस्टेंट्स आर डिफाइंड फॉर द लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस स्ट्रिक्टली। मीन्स जो हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम की फॉर्म होती है और उसमें जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस जी ऑफ एस की फॉर्म है, तो जी ऑफ एस जो है वो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। और हम स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट से एरर जो कांस्टेंट निकाल सकते हैं वो सिर्फ लूप ट्रांसफर फंक्शन के निकाल सकते हैं स्ट्रिक्टली, इसके अलावा किसी और मेथड पे या किसी और टाइप की ब्लॉक डायग्राम्स पे ये अप्लाई नहीं हो सकते। और फाइनल इसका पॉइंट है, एज फाइनल वैल्यू थ्योरम इज यूज टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर, so before applying it is necessary to check if SE of S has any poles on the j omega axis or in the right half of the S plane। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले और स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करने से पहले हम चेक ये करते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है एरर का, क्या उसके उस ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास कोई ऐसा पोल तो नहीं है कि जो जे ओमेगा एक्सिस पर है या पर राइट साइड ऑफ एस प्लेन है। तो इस मींस अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होगा और स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट मेथड जो है ये अनस्टेबल सिस्टम पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। So this means before applying this method the system must be checked for its stability। तो हमारे पास इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसमें हम अपने सिस्टम को चेक कर सकें स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो इसलिए ये मेथड जो है ये अनस्टेबल सिस्टम्स पर अप्लाई नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं कि डेरिवेशन जो है वो हम कैसे करेंगे डायनामिक एरर कोएफिशिएंट की, जिसको हम जनरलाइज्ड एरर कोएफिशिएंट मेथड भी कहेंगे या डायनामिक एरर कोएफिशिएंट मेथड भी कहेंगे। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, हमें पता है कि जो हमारा एरर का ट्रांसफर फंक्शन था वो था ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ये दो प्रोडक्ट का, ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं इसमें और टू पॉलिनोमियल्स ऑफ एस हैं, मींस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ एस। तो हम ये कर सकते हैं कि ई ऑफ एस इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एस
डॉट एफ टू ऑफ एस। अब हम ये करेंगे कि एफ वन ऑफ एस और एफ टू ऑफ एस को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, वेयर एफ वन ऑफ एस को हम जो इसमें से जो हिस्सा लेंगे वो होगा 1/1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, वो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से जो एफ टू ऑफ एस होगा वो हमारे पास आर ऑफ एस बचेगा, ठीक है, दिस वन। अब क्या है, नाउ इफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एस डॉट एफ टू ऑफ एस देन यूजिंग कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ये हम यहां पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म में नहीं की जा सकती। तो यहां पर जो हमारे पास एरर का प्रोडक्ट है टू पॉलिनोमियल्स का, हम क्या करेंगे, इस पर कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। सो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू टी ऑफ इंटीग्रल एफ वन ऑफ टाउ एफ टू इंटू टी माइनस टाउ डी ऑफ टी। सो अब क्या करेंगे कि हम अपनी इस इक्वेशन को एफ ऑफ टी वाली को रिलेट कर देंगे टुवर्ड्स ई ऑफ टी, ठीक है। सो ई ऑफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये सेम इक्वेशन आएगी भी यहां तक, क्योंकि हमने इसको रिलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आवर एफ टू ऑफ एस एंड एफ वन ऑफ एस के हवाले से। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एफ वन ऑफ टाउ एफ टू इंटू टी माइनस टाउ डी टी इज इक्वल टू। अब हम ये करेंगे कि जो एफ वन ऑफ टाउ है इस इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देंगे, इसको अभी हम यहां पर एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि एफ वन ऑफ टाउ एज इट इज है, और ये जो सेकंड पार्ट है एफ टू ऑफ एस, इसमें जो आर की जो वैल्यू है वो हम यहां पर पुट कर देंगे इंस्टेड ऑफ F2। तो F2 की जगह पे हमने क्या किया, R पुट कर दिया और t माइनस टाउ एज इट इज रहने दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि हम अपने सिस्टम के R ऑफ t माइनस टाउ को, इस हिस्से को एक्सपेंड करेंगे थ्रू टेलर सीरीज। अब हम देख लेते हैं कि R ऑफ t माइनस टाउ को एक्सपेंड किया है टेलर सीरीज से, और एक्सपेंशन होने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में होगी, आर ऑफ टी माइनस टाउ इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस टाउ आर बार ऑफ टी प्लस टाउ स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल आर डबल बार ऑफ टी माइनस, इसी तरीके से ये इक्वेशन कंटिन्यू रहेगी। अब हम क्या करेंगे, आर ऑफ टी माइनस टाउ की ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे जो थी ई ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी एफ वन ऑफ टाउ, और ये जो सेकंड पार्ट था वो ये था आर ऑफ टी माइनस टाउ। अब हम आर ऑफ टी माइनस टाउ को रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन के साथ, तो ये बिगर ब्रैकेट में आपको नजर आ रही है, इस सेम इक्वेशन हमने यहां पर रिप्लेस कर दी है। अब रिप्लेस करने के बाद हम ये करेंगे कि एफ वन ऑफ टाउ को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर वाली इक्वेशंस के साथ। सो ये क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी आर ऑफ टी एफ वन ऑफ टाउ डी टी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस इंटू 0 टू टी ऑफ इंटीग्रल टाउ आर बार ऑफ टी एफ वन ऑफ टाउ डी टी, और इसी तरीके से ये सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। अब हमें ये पता है कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो है ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई ऑफ टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी अवर स्टेडी स्टेट एरर, मींस ये हमारा ई ऑफ टी है और यहां लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये अंदर यही इक्वेशन आ गई, सेम इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, अब हमें ये पता है कि हमारी जो लिमिट है अगर हम इस पे अप्लाई करें तो हमारी जो लिमिट होगी वो टी 0 टू टी कन्वर्ट हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। तो ये अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहां देखें तो हमने क्या किया कि अपने जो पार्ट्स थे आर ऑफ टी, आर बार ऑफ टी, आर डबल बार ऑफ टी,
इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है, और लिमिट अप्लाई करके 0 टू इन्फिनिटी ले ली। तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहां पर 3 पोर्शन आ रहे हैं। पहला पोर्शन ये है जिसमें आर ऑफ टी को हमने बाहर ले लिया इक्वेशन से, और 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, आर ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी f1 ऑफ टाउ डी टी। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पे चलें, माइनस आर बार ऑफ टी, ठीक है, ये हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, कांस्टेंट है हमारा, ये रेफरेंस इनपुट है, और 0 टू इन्फिनिटी टाउ f1 ऑफ टाउ डी ऑफ टी हो गया। इसी तरीके से इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे, प्लस आर डबल बार ऑफ टी, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टाउ स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f1 ऑफ टाउ dt, और ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, हमारे सिस्टम की बेस पे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नजर आ रहा है कि हमारे पास 3 पोर्शन आ जाएंगे। पहला पोर्शन हमारे पास ये होगा, दूसरा पोर्शन ये होगा, और जो तीसरा पोर्शन है वो ये होगा। अब हम इन तीनों पोर्शंस को कॉन्स्टेंट्स का नाम दे देते हैं। पहला जो पोर्शन है इसको हम कह देते हैं कि दिस इज आवर, ठीक है, के नॉट, इस हिस्से को। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रहे कि आर ऑफ टी को अभी यहां पर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, जस्ट ये इंटीग्रल वाला पार्ट लेंगे। तो के नॉट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f1 ऑफ टाउ डी टाउ, ये हमारा पास आ गया पहला पार्ट के नॉट का। इसी तरीके से हम आगे चलें तो k1 का जो पार्ट होगा वो होगा माइनस 0 टू इन्फिनिटी टाउ f1 ऑफ टाउ dt, और इसी तरीके से अगर आगे चलें तो आर डबल बार ऑफ टी को अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम रहने देंगे ऐसे ही, ये आगे इस्तेमाल होगा। और k2 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, टाउ स्क्वायर f1 ऑफ टाउ dt, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा k2 का पार्ट। तो अब हमारे पास 3 कांस्टेंट्स आ चुके हैं, k0, k1 एंड k2। अब हम इन तीनों कांस्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। अगर हम इसी इक्वेशन को लें तो हम देख सकते हैं कि E ऑफ एस एस इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया आर ऑफ टी और ये आ गया के नॉट। तो E ऑफ एस एस इज इक्वल टू के नॉट आर ऑफ टी, ठीक है, हम आगे चलें, प्लस ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई k1 की और आर बार ऑफ टी। सो k1 आर बार ऑफ टी आ गया, प्लस इसी तरीके से आगे चलें k2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पर हमने 2 फैक्टोरियल नहीं लिया था, सिर्फ इस टी टाउ 2 स्क्वायर f1 ऑफ टाउ dt को ले लिया था। तो यहां पर अब पूरी इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर k की पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आर डबल बार ऑफ टी। तो अब हमारे पास k नॉट, k1, k2 डायनामिक एरर कोफिशिएंट्स हैं, और ये हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर की इक्वेशन आ चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि हम k नॉट, k1 और k2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम डायनामिक एरर कोफिशिएंट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। टू कैलकुलेट these k नॉट, k1, k2 coefficients, use the following method. According to definition of Laplace transform, f of s is equal to 0 to infinity of integral f1 of tau e to the raised power of minus s tau d of tau। सबसे पहले k नॉट का कांस्टेंट ले लें। k नॉट का जो कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f1 ऑफ टाउ d ऑफ टाउ है। अब अगर हम इस कांस्टेंट को रिलेट करें इस इक्वेशन के साथ तो हमें करना ये होगा कि e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी, ये वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई करनी होगी बोथ साइड्स ऑफ माई दिस के नॉट कांस्टेंट। अब होगा ये कि मल्टीप्लाइंग बाई e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी टू बोथ साइड्स। सो इस साइड पे पर माइनस एस टी आ जाएगा और इस साइड पर भी e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी आ जाएगा। तो हम यहां देख सकते हैं कि k नॉट e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f1 ऑफ टाउ d ऑफ टाउ e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी। अब हम ये कर सकते हैं
कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसके इक्वल आ रही है, इस होल इक्वेशन के। सो हम इसको f1 ऑफ s कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है k नॉट e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी इज इक्वल टू f1 ऑफ s कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट एज s अप्रोचेस टू 0 ऑफ बोथ साइड्स। सो लिमिट s अप्रोचेस टू 0 k नॉट e टू द रेज पावर ऑफ माइनस s टाउ इज इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f1 ऑफ s, ठीक है। ये इज इक्वल टू यहां पर नहीं है, दिस इज रॉन्ग हेयर। सो अब होगा ये कि यहां पर हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बचेगी इस साइड पे वो होगी k नॉट, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फॉर्म बचेगी वो होगी लिमिट s अप्रोचेस टू 0 f1 ऑफ s, ठीक है, इस तरह आ जाएगी। अब हमें ये पता है कि जब हमने लेक्चर के स्टार्ट में दो पॉलिनोमियल्स ऑफ s निकाले थे, एक निकाला था f1 ऑफ s और एक निकाला था f2 ऑफ s। f2 ऑफ s जो था वो हमारा था r ऑफ s जो रेफरेंस इनपुट था, और f1 ऑफ s था वो था 1/1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s, ठीक है। तो इस तरीके से k नॉट की जो वैल्यू है वो अब हमारे पास यहां पर निकल आई है। अब हम चलते हैं अपने बाकी दो कांस्टेंट्स की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव लेंगे टुवर्ड्स हायर ऑर्डर की तरफ जाने के लिए। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ k नॉट e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी विद रिस्पेक्ट टू s वी गेट, हम क्या हासिल कर पाएंगे, हम हासिल कर पाएंगे दोनों साइड्स पर माइनस टाउ k नॉट e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ s अपॉन d ऑफ s। अब हम ये करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे k नॉट की इस वैल्यू को 0 टू इंफिनिटी f1 ऑफ टाउ डी टाउ को। तो हम यहां देख पाएंगे कि k नॉट की जगह पे हमने यहां पर पुट कर लिया, इस जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करी, ठीक है, ये माइनस टाउ इंटू 0 टू इंफिनिटी f1 ऑफ टाउ डी टाउ और e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज आ गई, माइनस टाउ भी एज इट इज आ गई, और k नॉट की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू ये यहां पर पुट कर दी, और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ s अपॉन d ऑफ s। अब हम क्या कह सकते हैं कि k1 e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी, क्योंकि ये जो बाकी वैल्यू है हमारे पास, ये जो सारी वैल्यू है, ठीक है, ये यहां तक ये हमारे पास है k1 का कांस्टेंट। तो हम इसको कहेंगे k1 e टू द रेज पावर ऑफ माइनस एस टी इज इक्वल टू, और ये वैल्यू डेरिवेटिव की एज इट इज आ जाएगी। अब हम ये करेंगे कि लिमिट लेंगे s अप्रोचेस टू 0 ऑफ बोथ साइड्स। सो क्या होगा, ये साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ k1 बचेगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट s अप्रोचेस टू 0 d ऑफ n f1 ऑफ s अपॉन d ऑफ s। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी इन जनरल वो आएगी फॉर दी हायर डेरिवेटिव्स फ्रॉम k1 k2 k3। k नॉट हम निकाल चुके थे, लेकिन हायर ऑर्डर्स के लिए फॉर k1 k2 के लिए हम हमेशा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है k ऑफ n इज इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 d ऑफ n f1 ऑफ s अपॉन d ऑफ s, ठीक है। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। दिस मेथड एलिमिनेट्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट मेथड। पहला है इट गिव्स वेरिएशन ऑफ एरर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, और दूसरा है फॉर एनी इनपुट अदर देन स्टैंडर्ड इनपुट एरर कैन बी डिटरमाइंड। जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट्स हैं उसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई और इनपुट गिवन होगी विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ टाइम, हम सिस्टम का एरर कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लेक्चर होगा, उसके अंदर स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स एंड डायनामिक एरर कोएफिशिएंट्स के एग्जांपल्स का सॉल्यूशन होगा, ताकि आपको अंदाजा हो पाएगा कि किस तरीके से हम इन दोनों मेथड्स को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, फॉर दी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के हिसाब से। उम्मीद है कि
आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या मेरी ईमेल पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।